हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी जान लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 लिंकनशायर, इंग्लैंड, यूके में। उनकी डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 सरे, इंग्लैंड में, और वो 83 ईयर्स तक जिए। उनके पेरेंट्स का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन और एलिजाबेथ फिच उनकी मदर का नाम था। स्पाउस थी एमिली सेलवुड और उनकी एजुकेशन हुई थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भी। ऑक्यूपेशंस क्या थी? वो विक्टोरियन पोइट थे। उनको अवार्ड्स की हम कह सकते हैं, या वो पोइट लॉरिएट रहे थे, 1850 में बने थे। और वो कब बने थे? वो विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद बने थे। और जब सैमुअल रॉजर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो पोइट लॉरिएट बने, तो उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1850 में यह मौका मिला था इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बनने का। और ये क्वेश्चन TGT 2013 और 2016 में पहुंचा जा चुका है कि वो कब पोइट लॉरिएट थे। तो 1850 में ज़रूर याद कीजिए इस पॉइंट्स को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन 1829 में उन्हें अवार्ड्स मिला था। कौन सा अवार्ड? चांसलर गोल्ड मेडल मिला था कैम्ब्रिज से उनकी मास्टरपीस टिम्बक्टू के लिए। और 1833 में उनके जो दोस्त था हेलम, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी डेथ ने उसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था और उसकी वजह से उसने बहुत सारे कई मास्टरपीस लिखे थे, जिसमें है वैली ऑफ कर्टरेज, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इन मेमोरी ऑफ AHH। तो ये उसके दोस्त की मृत्यु के बाद ये 3 वर्क थे। उसकी जो एपिटैप है, यानी कि उसकी कब्र है, उस पर कुछ फेमस लाइन लिखी हुई हैं। और वो फेमस लाइन, उसकी फेमस पोएम जो थी क्रॉसिंग द बार, जो 1889 में लिखी थी, उसकी लाइन से फेयर नो मोर द हर्ट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, थ्रू द वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन द वेजेस। ये क्रॉसिंग द बार्स की लाइनें जो लिखी गई हैं। उनके जो मेजर वर्क है वो है क्लैरिबल, मैरिना, थिथोनस, द लेडी ऑफ शैलॉट, मोड के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द डिफेंस ऑफ लखनऊ, ये PGT 2006 में क्वेश्चन आया है। ये डिफेंस ऑफ लखनऊ किसका वर्क था? इन मेमोरियम, लोटस ईटर्स, द कप, द प्रिंसेस, अकबर ये उन्होंने उसके जो मोनूमेंट था, उसका जो मकबरा, उस पर लिखा था ये अकबर। और भी काफ़ी सारे। अब पोएम्स के बारे में हम बात करते हैं। ब्रेक 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 जो लिखी गई थी 1835 में और वो पब्लिश हुई थी 1842 में। और ये पोएम जो थी वो पर्सनल एलिजी थी उनके, किसकी? उसकी जो फ्रेंड था आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम उनका फ्रेंड था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये पोएम लिखी गई थी। और ये पोएम 16 लाइन्स की पोएम, एक छोटी पोएम है जो 4 स्टैंजा में बटी हुई है। और हर स्टैंजा में 4 लाइनें हैं, जिसे क्वाट्रेन कहा जाता है। और इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB DEFE। तो चलिए अब पोएम की लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। पोएट कह रहा है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। किसको बोल रहा है ये? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। पोइट यहाँ पर जो तोड़ो तोड़ो कह रहा है वो समुद्र की लहरों को बोल रहा है या उसे कह रहा है। और क्या कह रहा है कि उन ठंडे ग्रे रंग की जो चट्टानें हैं जो तट के पास में है, समुद्र के तट के पास में जो ग्रे कलर की चट्टानें हैं, उन पर गिरो और उन्हें तोड़ दो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। पोइट समुंदर की जो लहरें हैं उनको देखकर कहता है कि काश मैं बोल पाता, उस बात को मैं सबको बता पाता। कौन सी बात? वो अगली लाइन में, द थॉट्स दैट अराइज इन मी। उन थॉट्स को, उन विचारों को जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि जो पोइट्स के अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो उसके थॉट्स आ रहे हैं, उसके अंदर हैं, उन्हें बता पाता। उन विचारों को मैं दूसरों को बोल पाता, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, या वो बात जो उसके थॉट्स हैं वो कह नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कह पा रहा है? क्योंकि वो कहता है कि उसके पास ये कहने के लिए शब्द ही नहीं है। यानी कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपनी थॉट्स हैं, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, चाह कर भी नहीं बता पा रहा है।
ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि यह उस फिशरमैन होता है मछुआरा, ये मछुआरे की लड़के या उस बेटे के लिए सही है या अच्छा है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, जो अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्लाता है और साथ में शोर मचा रहा है, यानी बहुत इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है और काफ़ी अपनी बहन के साथ खेलते खेलते काफ़ी ज़ोर का शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और ये उस नौजवान, लैड होता है नौजवान, यह उस नौजवान नाविक या सेलर के लिए भी सही है, उसके लिए भी ये अच्छा है। क्या अच्छा है? दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, वो सेलर उस नाविक के लिए जो अपनी नाव में बैठकर गाना गा रहा है और इन्जॉय कर रहा है। तो जो ये स्टैंजा था, सेकंड स्टैंजा, उसमें जो पोइट है वो थोड़ा जेलस फील कर रहा है। वो जेलस फील किससे कर रहा है? वो फिशरमैन से, यानी कि जो मछुआरे का बेटा उससे, और जो सेलर जो नाविक है उन दोनों से जेलस फील कर रहा है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे हैं। और साथ क्यों खुश हैं? ज़्यादा चीज़ जो पोइट को कर रही है वो कह रही है कि वो अपने मन में जो है, उनके मन में वो काम कर पा रहे हैं वो, यानी कि जो फिशरमैन का लड़का है वो इंजॉय कर पा रहा है, शोर मचा रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और वो सेलर है वो भी अपने एक्सप्रेशन जो हैप्पीली फील कर रहा है, गाना गा रहा है, वो भी एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन पोइट जो है वो अपने मन की बातों को अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास वो शब्द नहीं है या वो उसकी कंडीशंस नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट लाइन, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। अब पोइट कहता है कि यह देखो, यानी कि जो स्टेटली होता है आलीशान बोलते हैं उसके, स्टेटली का मतलब आलीशान। पोइट यहाँ कहता है कि देखो वो बड़े आलीशान जहाज समुंदर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, या वो समुंदर में आगे की ओर चले जा रहे हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल, और वो कहाँ पर जा रहे हैं? वो बड़े बड़े आलीशान जहाज वो अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। वो मंजिल कहाँ पर है? वो उनकी मंजिल, एक जहाज़ की मंजिल होती है, किसी पोर्ट या बंदरगाह पर जा रहे हैं। और वो पोर्ट कहाँ पर है? हेवंस होता है पोर्ट, और अंडर द हिल, वो पोर्ट है पहाड़ों के पास में या पहाड़ों के नीचे। अंडर द हिल का मतलब है पहाड़ के पास में है या पहाड़ के नीचे वो बंदरगाह है। तो इसमें क्या कह रहा, वो यानी कि वो जो जहाज, आलीशान जहाज हैं, वो अपनी मंजिल की ओर किसी पोर्ट के पास जा रहे हैं, और वो पोर्ट जो है वो पहाड़ों के पास या पहाड़ों के नीचे वो पोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर वो जा रहे हैं। अब अगली लाइंस में क्या है कि पोइट जो उसकी कंडीशंस हैं उसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि वो अपनी बातों को क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो उन चीज़ों को जो उसके सामने हैं उनसे जेलस फील कर रहा है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिश्ड हैंड। अब ये देखिए जो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि वो मछुआरा था, उसका बेटा गाना गा रहा है, सेलर अपना गाना नहीं, वो उसका जो बेटा वो खेल रहा था और सेलर गाना गा रहा था, और लहरें भी लगातार तट से टकराती और पत्थरों को तोड़ रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर भी जो पोइट के ध्यान को डाइवर्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्या नहीं कर पा रही थी? क्योंकि पोइट का जो दोस्त था उसकी अब मौत हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अब वो गायब हो चुका है। और अब वो गायब हो चुका है तो पोइट कह रहा है कि अब मैं उसके दोबारा से कभी उसके हाथ को पकड़ नहीं सकूँगा, उसके हाथ को कभी टच नहीं कर पाऊँगा। इस बात से वो काफ़ी दुखी फील कर रहा है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। अब जैसे कि उसकी दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, उसके हाथ को टच नहीं कर पाएगा, तो पोइट कहता है कि अब उसका जो फ्रेंड है उसकी आवाज़ भी शांत हो चुकी है, स्टिल हो चुकी है, और अब वो आवाज़ जो है वो अब उसके दोस्त की वो सुनाई नहीं दे रही है या सुनाई नहीं देगी उसको कभी भी, क्योंकि अब उसके फ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है। अब फिर यहाँ पोइट कहता है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, माने कि वही तोड़ो तोड़ो तोड़ो। क्या तोड़ो? वो भी अगले लाइन में, एंड दी फुट ऑफ दाई क्रैग ओ सी। पोइट समुंदर की लहरों से कहता है कि आओ उन पत्थरों को जो समुंदर के किनारे पर बड़ी चट्टानों के रूप में है, उन चट्टानों के निचले हिस्से पर टकराओ और उन्हें तोड़ दो। अब बड़ी चट्टानें समुंदर के पास, तो लहरें जो नीचे ही टकराती हैं, नीचे की तरफ टकराती है और धीरे धीरे उन पत्थरों को तोड़ती है। तो वही पोइट ने कहा कि आओ और ये जो समुंदर के तट के पास बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इनके निचले हिस्से पर टकराओ और उन्हें तोड़ दो और उन्हें मिटा दो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड।
पोइट यहाँ कहता है कि अपना जो उसका फ्रेंड था, उसका जो दोस्त था, उसके साथ जो बिताए थे गए हसीन पल, जो खुशियों से भरे जो पल थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। ये टेंडर ग्रेस मतलब जो हसीन पल जो अपने दोस्त के साथ बिताए थे, दैट इज़ डेड, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, वो मर गया, उसके साथ वो चली गई हैं। विल नेवर कम बैक टू मी। और अब पोइट यह बात समझ चुका है और वो ये जान चुका है, जो हसीन पल उसने अपने दोस्त के साथ बिताए थे वो नेवर कम बैक टू मी, और वो उसके पास कभी वापस लौट के नहीं आने वाले। मतलब इस पोएम में कहा गया है जो उसका दोस्त है वो अब मर चुका है, और उसके साथ जो हमने हसीन पल उसने बिताए थे और जो उसके हाथ को टच करके वो फीलिंग करता था, वो अब वापस नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो उसका जो फ्रेंड था, ये आर्थर हेनरी हेलम जो था, वो उसको पोइट लिखने में काफ़ी हेल्प करता था, वो उसको चीयर करता था, उसको मोटिवेट करता था, और जब वो कभी डिप्रेस हो जाता था तो उसको उस डिप्रेशन से टेनिसन को निकालता था। इसलिए उसकी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था हेलम का, और इस वजह से उसके काफ़ी वर्क्स में वो अफेक्ट हुआ, और ये पोइम भी उसने उसके लिए लिखी है। अब इसमें पर्सनिफिकेशंस हुआ है दैट इज़ डेड में, क्योंकि मौत को पर्सनिफाइज किया गया है। सिनेडी की भी इसमें लिखा गया है उस लाइन में, कौन सी में, बट ऑफ फॉर द टच ऑफ वैनिश हैंड मतलब एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, और द साउंड ऑफ वॉइस भी एक व्यक्ति के लिए, यानी सिनेडी की है, उस वर्ड्स को उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। ओनोमेटोफिया भी है, जो ब्रेक मतलब साउंड वेव्स की जो है तोड़ो, ये एनोमेटोफिया भी वर्ड्स इसमें यूज़ हुआ है। और इसकी जो राइम इसकी मैंने आपको बता ही दी है। तो ये थी आज की एक छोटी सी पोएम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर लेके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।